ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। लगातार ए स्टडी पॉइंट में आप बने हुए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लगातार आप ए स्टडी पॉइंट के माध्यम से जीव विज्ञान की क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं। हम बहुत ही खुश हैं आपसे। नेक्स्ट अपन पाचन तंत्र के अंदर बात कर रहे थे। पाचन की क्रियाविधि के बारे में हमने बात की थी। पाचन की क्रियाविधियों के अंतर्गत हमने आमाशय के अंदर पाचन की क्रियाविधि पढ़ ली थी। उसके बाद कल हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा था, छोटी आंत की क्रियाविधि के बारे में, छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि के बारे में हमने बात की। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे बड़ी आंत में पाचन की क्रियाविधि और पाचन के अवशोषण की क्रियाविधि, किस प्रकार से पाचित भोजन का अवशोषण होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप सभी घनश्यामों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो जल्दी से आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। बार बार है वो रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहिए हमेशा, और अच्छी सी गाइड्स लेकर के उसमें से क्वेश्चंस है वो बनाते रहिए। और बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से पिछले प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर है वो उसका सॉल्व कीजिए, उसको देखिए, उसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं उनको है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब है अपन स्टार्ट करते हैं। पाचन की क्रियाविधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बड़ी आंत में पाचन। पाचन की क्रियाविधि का अंतिम चरण है। कल हमने छोटी आंत में पाचन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे बड़ी आंत में पाचन। स्पेशली अब अपन बड़ी आंत की बात करें तो हमने कहा था कि पाचन की सर्वाधिक क्रियाविधि कहाँ होती है? छोटी आंत के अंदर होती है। छोटी आंत के सबसे ज्यादा पाचन की क्रियाविधि ग्रहणी वाले भाग में होती है, और अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? आगे जो अग्रक्षुदांत्र अक्षुदांत्र वाले भाग में, वहां पर क्या होती है? अवशोषण की क्रियाविधि होती है। ठीक है, ये चीज अपने कल बताई थी। अब बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत के अंदर विशेष प्रकार की कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि बड़ी आंत पाचन की क्रियाविधि में भाग नहीं लेती है। ये केवल और केवल छोटी आंत से जो जितने भी पाचक पदार्थ पाचित हो चुके हैं, अवशोषित हो चुके हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? बड़ी आंत करती है। यानी कि कुछ मात्रा में ये जल का अवशोषण कर लेती है और कुछ मात्रा में ये औषधीय पदार्थों का अवशोषण करती है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ है वो पाचित नहीं होता है, अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, कम ऑन, आइए लिख सकते हो आपकी बड़ी आंत का पाचन में विशिष्ट योगदान नहीं होता है। यह केवल कुछ मात्रा में जल व औषधीय पदार्थों को का अवशोषण कर अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस चीज का वो ध्यान दो। केवल और केवल कुछ जल और औषधीय पदार्थ हैं जो अपन किसी भी रोग के इलाज के फलस्वरूप अपन कोई एंटीबायोटिक्स दवाई वगैरह काम में लेते हैं तो कुछ मात्रा में यहाँ पर है वो उसका अवशोषण होता है। लेकिन विशिष्ट है वो कोई योगदान इसका है वो नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, विशिष्ट योगदान नहीं होता है, बात ध्यान रखोगे। ये तो बात हुई बड़ी आंत के अंदर विशिष्ट पाचन की क्रियाविधि नहीं होती है, केवल और केवल क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये तो पाचन की क्रियाविधि के अंतर्गत बात हो गई। अब ये पाचित भोजन छोटी आंत के अंदर इसका पाचन हो चुका है। यस, खमॉन खमॉन खमॉन, हमने कहा कि छोटी आंत के अंदर इसका पाचन हो चुका है। अब ये क्या होगा? वहां पर अवशोषण की प्रक्रिया होगी। छोटी आंत के अंदर हमने कहा था कि दो प्रकार की अतिवर्तियां पाई जाती है। विलाई के अंदर सेंट्रल लैक्टियल पाया जाता है और सेंट्रल लैक्टियल रक्त की नलिकाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है, रक्त केशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है और
भोजन के पाचन की क्रियाविधि के साथ में भोजन के अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। और वहीं भोजन की क्रियाविधि अवशोषण के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर आवश्यक जो पोषक पदार्थ जितने भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, रक्त में चले जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भोजन का अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो पाचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है यहाँ पर, अवशोषण का अपना मतलब है कि छोटी आंत के अंदर भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ है। छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन, और पाचन के बाद इस पचित भोजन को क्या करता है, आंतरिक मुकस्य के द्वारा रक्त में या लिम्फ में पहुंचा दिया जाता है। कहां पहुंचा दिया जाता है, रक्त अथवा लिम्फ के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन का अवशोषण कहते हैं। तो लिख सकते हो कि छोटी आंत द्वारा पचित भोजन को आंतरिक म्यूकोसा द्वारा, आंतरिक म्यूकोसा द्वारा कहां पहुंचाना, रक्त अथवा लिम्फ में पहुंचाना, रक्त अथवा लिम्फ में पहुंचाने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है। अवशोषण की क्रियाविधि अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाविधियां इसके अंदर पाई जाती है। यानी कि छोटी आंत के इस आंतरिक म्यूकोसा के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाविधियां पाई जाती है। और उन्हीं 4 प्रकार की क्रियाविधियों के द्वारा भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। कौन कौन सी होती है, यस खमन, आइए, यस घनश्याम अपना ध्यान इधर आइए। देखो 4 प्रकार की क्रियाविधियां कौन कौन सी होती है। पहली होती है निष्क्रिय विसरण। विसरण की प्रक्रिया। विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब है किसी भी पदार्थ का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ये विसरण, सरल विसरण की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का हो सकता है विसरण। देखो भोजन के पाचन की क्रियाविधि के अंदर विसरण काम आता है। एक तो निष्क्रिय विसरण काम आता है, दूसरा आता है सुगमीकृत विसरण, तीसरा है सक्रिय विसरण और एक होता है परासरण। इन 4 क्रियाविधियों के द्वारा है भोजन का पाचन अवशोषण होता है। अपन देखते हैं भोजन के अवशोषण हेतु चार प्रकार की क्रियाविधियां पाई जाती है। चार प्रकार की कौन सी उधर बात करते हैं अपन। सबसे पहले हमने कहा निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय विसरण। देखो निष्क्रिय विसरण की क्रियाविधि के द्वारा कुछ मात्रा में मोनोसेकेराइड, जैसे अपन बात करें ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की बात। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज की अपन बात करें, ग्लूकोज क्या होता है, निष्क्रिय विसरण के द्वारा क्या हो जाता है, आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा है वो अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा कुछ अमीनो अम्ल है, मैंने कहा है कि कुछ मोनोसेकेराइड, सर्वाधिक मोनोसेकेराइड की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मोनोसेकेराइड की अपन बात कर रहे हैं। तो कुछ मोनोसेकेराइड में मैंने कहा कि जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है, निष्क्रिय विसरण के द्वारा है वो आंतरिक म्यूकोसा के अंदर अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा अमीनो अम्ल है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे क्लोराइड आयन है जैसे, तो लिख सकते हैं कुछ मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज,
इसके अलावा अमीनो अम्ल, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में अपन बात करें तो Cl- है। जैसे ये क्या होते हैं, ये निष्क्रिय विसरण के द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया है इसमें अपनी वो है सुगमीकृत विसरण। क्या है, सुगमीकृत विसरण। सुगमीकृत विसरण के द्वारा अपन बात करें तो कुछ मात्रा में जैसे फ्रुक्टोज है, कुछ मात्रा में डाई मोनोसैकेराइड है। जैसे सुगमीकृत विसरण के द्वारा अपन बात करें तो क्या है, फ्रुक्टोज है कुछ मात्रा में। इसके अलावा कुछ मात्रा में अमीनो अम्ल है और कुछ आयन ही है, जैसे सोडियम आयन है। इनका क्या होता है, अवशोषण सुगमीकृत विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। तो दूसरा है सुगमीकृत विसरण। कुछ मात्रा में फ्रुक्टोज। ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि अमीनो अम्ल, कुछ अमीनो अम्ल की बात करें, अमीनो अम्ल, यस अमीनो अम्ल भी क्या होते हैं, कुछ मात्रा में इस सुगमीकृत विसरण के द्वारा अवशोषित होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम प्लस आयन है, ये इसके द्वारा अवशोषित होता है कुछ मात्रा में। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया है सक्रिय विसरण। सक्रिय विसरण, सक्रिय विसरण के द्वारा, यही सक्रिय विसरण है। सक्रिय विसरण जहां पर भी आपको दिखे, सक्रिय प्रक्रिया दिखे, वहां पर हमेशा ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। और एटीपी खर्च करके वो विसरण की प्रक्रिया उत्पन्न करता है या विसरण की प्रक्रिया संपन्न करता है। विसरण की प्रक्रिया के अंदर हमेशा सक्रिय विसरण की बात करें तो इसके अंदर सांद्रता प्रवणता होना जरूरी है। ये क्या करती है, यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध भी जा सकती है, यानी कि ऊर्जा खर्च करके ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी इनके अणुओं की गति है वो हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सक्रिय प्रोसेस है। हम बात करें कि सक्रिय विसरण की क्रिया के द्वारा अधिकांश मोनोसैकेराइड है, अमीनो अम्ल है, कुछ आयन जैसे सोडियम वगैरह है, ये सारे के सारे सक्रिय विसरण की क्रियाविधि के द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। तो लिख सकते हैं अधिकांश मोनोसैकेराइड अधिकांश अमीनो अम्ल की अपन बात करें तो ये भी क्या सक्रिय विसरण के द्वारा अवशोषित होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम प्लस है, ये भी क्या है, यहाँ पे तो कम मात्रा में, यहाँ पर अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। ठीक है। एक चौथी जो प्रक्रिया है वो है परासरण। परासरण की क्रियाविधि के द्वारा केवल और केवल जल का क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। छोटी आंत में जल का जो पुनरावशोषण होता है वो परासरण की क्रियाविधि के द्वारा होता है। आप है वो याद रखोगे इस चीज को। जल का जो पुनरावशोषण होता है वो किसकी वजह से होता है, जल का अवशोषण होता है, परासरण की क्रियाविधि के द्वारा होता है। इस चीज को आप है वो याद रखोगे। ठीक है। ओके। इस प्रकार से अवशेष अपने आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या हो गया, अवशोषण हो गया है। पाचन के बाद में दूसरी प्रक्रिया हमने पढ़ी अवशोषण। ठीक है। आप जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए, जल्दी से इसको आप है वो अपने फेयर में उतार दीजिए। इस अवशोषण की प्रक्रिया में आपने ध्यान दिया हो तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगी कि सर इसमें कहीं पर भी वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल का या वसा विलय विटामिन का है वो क्या होता है, अवशोषण नहीं हो रहा है। यहाँ निष्क्रिय विसरण, सुगमीकृत विसरण या सक्रिय विसरण के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की लिपिड का है वो अवशोषण नहीं हो रहा है।
यहाँ ग्लिसरॉल लिपिड किस में बदली थी, ग्लिसरॉल के अंदर बदल रही थी। हमने वो छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रियाविधि हमने पढ़ी, उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि वसीय अम्ल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर वसा है वो टूटती है। तो यहाँ पर आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का पाचन नहीं हो, अवशोषण नहीं हो रहा है। यस कमॉन आइए, सामान्यतः निष्क्रिय सुगमीकृत विषण और सक्रिय विषण और प्राशन की क्रियाविधि के द्वारा छोटी आंत होती है, छोटी आंत की म्यूकोसा होती है और छोटी आंत की म्यूकोसा सामान्य रूप से ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल और वसा विलेय विटामिन का है वो अवशोषण करने के लिए करने के लायक नहीं होती है। वो वसा विलेय विटामिन, वसीय अम्ल और वसा का है वो ग्लिसरॉल का है अवशोषण नहीं कर सकती है, ठीक है, वो अवशोषण करने में असमर्थ होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो एक अलग प्रोसेस। हमने कहा था कि वसा का पायसीकरण करना, पीत लवण के अंदर हमने कहा था कि पीत रस की अपन बात की थी कि पीत रस के मुख्य रूप से दो कार्य, एक तो वसा का पायसीकरण करता है और दूसरा क्या करता है, अम्लीय कायिनी को उदासीन करता है और लाइपेज को सक्रिय करता है। वहां पर हमने बात कही थी। तो वसा का पायसीकरण करवाना पड़ता है और पायसीकरण करवा करके फिर इसका है वो निष्क्रिय विसरण की क्रिया के द्वारा आंतरिक म्यूकोसा उसको अवशोषित करती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से उसका अवशोषण होता है। तो आप हेडिंग बना सकते हो, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल व वसा विलेय विटामिन का अवशोषण। देखो हमने कहा कि सामान्य रूप से वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और वसा विलेय विटामिन का है वो अवशोषण करने में छोटी आंत है वो समर्थ नहीं होती है। पॉइंट लिखना चाहिए कि सामान्यतः वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल व वसा विलेय विटामिन जल विरोधी प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, जल विरोधी प्रकृति के होते हैं। अतः आंतरिक म्यूकोसा इसका अवशोषण, इनका अवशोषण या इनके अवशोषण में असमर्थ होती है, इनके अवशोषण में असमर्थ होती है। तो इसके अवशोषण के लिए क्या करना पड़ता है, इनके अवशोषण के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि फास्फोलिपिड और पीत लवण, पीत रस, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये इसको मिसेल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले इन वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, वसा विलेय विटामिन है, इनको क्या कर देती है, पहले मिसेल में परिवर्तित करती है, छोटे छोटे खंडों में परिवर्तित करती है। और ये मिसेल आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके आंतरिक म्यूकोसा की जो ER है, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है, इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बना देती है, जिसको अपन कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन के अंदर इसको बदल देती है और काइलोमाइक्रोन को फिर आंतरिक म्यूकोसा या अपन को सेंट्रल लैक्टियल जो अतिवृद्धि पाई जाती है अपने छोटी आंत के अंदर, विलय पाई जाती है, विलय के अंदर पाई जाती है सेंट्रल लैक्टियल, हमने बात की थी अतिवृद्धि के अंदर, हमने पढ़ा था इसको। यस कमॉन, हमने अतिवृद्धि के अंदर यह पढ़ा कि सेंट्रल लैक्टियल क्या करती है, वसाओं का क्या करती है, अवशोषण करती है, वसाओं का पायसीकरण करवा करके उसको अवशोषित करने में काम आती है। तो सेंट्रल लैक्टियल के द्वारा फिर क्या हो जाती है, ये काइलोमाइक्रोन अवशोषित हो जाती है निष्क्रिय विसरण की क्रियाविधि के द्वारा। यस कमॉन, आइए याद रखना, लिख सकते हैं अपन
कि वसा या वसीय अम्ल, डायरेक्ट इनके लिखना, इनके साथ में, इनके पाचन हेतु, पाचन के लिए सर्वप्रथम पीत रस व फास्फोलिपिड इनको छोटे खंडों में विभक्त कर मिसेल में परिवर्तित किया जाता है। मिसेल बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मिसेल बनाते हैं। अब मिसेल क्या करेगी, आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा क्या हो जाएगी, निष्क्रिय विसरण के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। मिसेल आंतरिक म्यूकोसा द्वारा निष्क्रिय विसरण क्रिया से अवशोषित हो जाती है तथा म्यूकोजा की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER का मतलब है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी इस मिसेल पर, इस मिसेल पर प्रोटीन का आवरण बना देती है। क्या करती है, प्रोटीन का आवरण बनाकर इसे काइलोमाइक्रॉन, यस ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, काइलोमाइक्रॉन में परिवर्तित करती है। क्या करती है, परिवर्तित यानी कि यहां पर जो वसा के कण, जो वसीय अम्ल थे, ये ग्लिसरॉल और वसा विलय विटामिन थे, उसको काइलोमाइक्रॉन के अंदर परिवर्तित कर दिया। अब देखो, अब ये काइलोमाइक्रॉन आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा जो विलय होती है, विलय के द्वारा क्या हो जाते हैं, इसके अंदर है वो आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा सेंट्रल लैक्टियल में स्त्रावित कर दिए जाते हैं और सेंट्रल लैक्टियल इसको किस में पहुंचा देती है, रक्त नलिकाओं के अंदर पहुंचा देती है, लिम्फ में पहुंचा देती है। यस कम ऑन। काइलोमाइक्रॉन को सेंट्रल लैक्टियल में स्त्रावित कर दिया जाता है तथा सेंट्रल लैक्टियल इसे रक्त में पहुंचा देता है। इस प्रकार की पूरी क्रियाविधि के द्वारा क्या होता है, इनका पाचन होता है। बड़ा लंबा प्रोसेस है इनके लिए, तो इनको चीज़ों को आप ध्यान में रखना। ये चीज़ है वो थोड़ी है वो ध्यान देना है इसके ऊपर, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब अपनी जो नेक्स्ट प्रक्रिया वो है यह है कि
नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मल त्याग। मल त्याग का मतलब है कि मलासी क्या करता है, बड़ी आंत का कुछ टाइम तक मल को संग्रहित करके रखता है, अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करके रखता है। फिर हमने कहा था कि मलाशय की आंतरिक दीवारों के अंदर क्या पाई जाती है, संकुचनशील पेशियां पाई जाती है, जो शरीर से बाहर इसको मल को है वो त्यागने की सहायता करती है। मल त्याग का मतलब ये है कि मल को गुदा नाल के द्वारा शरीर से बाहर त्यागना, जो एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। क्या है? एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। अपशिष्ट पदार्थों को गुदा नाल द्वारा शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल त्याग कहलाती है। जो एक ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। और मल त्याग का जो प्रतिवर्त बनता है, मल त्याग के लिए जो संकेत मिलता है, वो संकेत प्रतिवर्त क्रियाविधि के द्वारा मिलता है। यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है वो चीज। तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा मल त्याग करने की इच्छा प्रकट होती है, वो एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। मल त्याग एक प्रतिवर्त क्रिया द्वारा, प्रतिवर्त लिखा हुआ है ना, नियंत्रित होती है, जो एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये होता है मल त्याग। इस प्रकार से ये हमारे पाचन तंत्र की क्रियाविधि क्या हो गई, पाचन की क्रियाविधि हो गई पूरी। अब आगे आएगा तीसरी जो प्रोसेस अपना है, स्वांगीकरण जो था बीच में वो था। हमने उससे पहले ही मल त्याग वाला प्रोसेस लिया है, बहिक्षेपण वाला पहले ले लिया है। अब अपन कुछ स्वांगीकरण की बात करेंगे, स्वांगीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन हमने कहा कि स्वांगीकरण अंतिम में अपना स्टेप है वो क्या है, स्वांगीकरण। सबसे अंतिम तो हमने कहा था कि क्या है, बहिक्षेपण था। जो बहिक्षेपण मल त्याग जो हमने कहा वो पहले ले लिया टॉपिक, कोई बात नहीं उसमें। अब क्या आपने कहा कि आंतरिक म्यूकोसा के द्वारा भोजन के विभिन्न प्रकार के पाचक पदार्थों का अवशोषण हो गया यहाँ पे। अब ये भोजन के जो पाचक पदार्थ है वो कहाँ पहुंचेंगे, रक्त में पहुंचेंगे, और रक्त के माध्यम से ऊतकों के अंदर ये पहुंचेंगे। अब ऊतकों के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटते हैं छोटे छोटे खंडों में, और ग्लूकोज में बदलते हैं, ग्लाइकोजन के अंदर बदलते रहते हैं। और ये ग्लूकोज क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में टूटते रहते हैं। और यही ग्लूकोज होता है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों को, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, कुछ मात्रा में भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ है वो बच जाते हैं, या ऊर्जा प्राप्ति या ऊर्जा के अंदर बदलने के बाद जितनी जरूरत होती है उतनी ऊर्जा में बदल कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जितनी जरूरत नहीं होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ सकते हैं कि हाँ, अवशोषित भोजन का ऊतकों में पहुंचकर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, देखो जितना भोजन जरूरत रहती है ऊर्जा की, वो ऊर्जा बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो बाद में जो बचा हुआ पदार्थ, बचे हुए जो खनिज पदार्थ वगैरह जो भी बचे हुए कार्बनिक पोषक पदार्थ है, वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, कि आवश्यक ऊर्जा निर्माण के पश्चात पोषक पदार्थ के पश्चात शेष पोषक पदार्थ, इसलिए को शेष पोषक पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई स्वांगीकरण की प्रक्रिया। बस इतना सा था स्वांगीकरण के बारे में, ज़्यादा अपन को हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वांगीकरण के बारे में बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, कंप्लीट। अब है पाचन से संबंधित कुछ रोगों के बारे में बात करें, तो पाचन के संबंधित कुछ रोग जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो आरबीएससी का स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है उसके लिए संकेत ये है कि आप इनको पढ़ लें। आरबीएससी की बोर्ड की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन इस साल 2021 के जो बोर्ड के एग्जाम्स है उसके अंदर ये पाचन संबंधित रोग है वो क्या कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं। तो आप पढ़ना चाहे आपकी जानकारी के लिए तो पढ़ सकते हैं। हम एनसीईआरटी के रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ रोग दिए हुए हैं आपकी बुक्स के अंदर, आरबीएससी की बुक जो है उसके अंदर भी कुछ रोग दिए हुए हैं, अल्प पोषण, अति पोषण वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अपच वगैरह दी हुई है। लेकिन अपन एनसीईआरटी के रोग है उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले पीलिया के बारे में बात करते हैं, जॉइंडिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, पाचन तंत्र में असामान्यताएं। पाचन तंत्र संबंधित असामान्यताएं। क्या है असामान्यता, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है पीलिया। पीलिया क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। पीलिया क्या होता है? देखो, हमने कहा कि यकृत होता है वो क्या करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक है वो दो पीत वर्णकों का निर्माण करता है। अब ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या करता है कि अत्यधिक मात्रा में इसका निर्माण करना शुरू कर देता है यकृत। ये यकृत से संबंधित असामान्यता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त में इन वर्णकों का स्तर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे रक्त के साथ साथ में ये चेहरा है, चमड़ी है, ये नाखून वगैरह है, ये पीले हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो पीलिया के होते हैं। इसमें सर्वाधिक इफेक्टेड जो ऑर्गन होता है, सर्वाधिक प्रभावित जो अंग होता है हमारे शरीर का, वो कौन सा होता है? यकृत। यस यस, कम ऑन, लिखना चाहिए, यस। इसमें यकृत अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णकों का निर्माण शुरू कर देता है, जिससे रक्त में इनकी मात्रा बढ़ जाती है।
और रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इससे त्वचा, नाखून, मूत्र आदि पीले रंग के हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है, लीवर है, यकृत है। कौन है, यकृत है। आप इसका है वो ध्यान रखोगे, ठीक है। यस खमन, आइए उधर। पीलिया के बाद में अपन नेक्स्ट जो रोग लेने वाले हैं वो है वॉमिटिंग या वमन, जिसको अपन बोलते हैं उल्टी। वमन, वॉमिटिंग क्या होती है, हम भोजन करते हैं, जब अपन भोजन करते हैं तो आमाशय के अंदर भोजन जाता है, तो कई बार क्या होता है कि इस अम्लीय भोजन जो आमाशय के अंदर है वो वापस भोजन नली के अंदर आ जाता है, और वापस भोजन नली के द्वारा शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या कहलाती है, वॉमिटिंग कहलाती है, वमन। दूसरा है वमन या वॉमिटिंग। आमाशय में स्थित अम्लीय भोजन का पुनः भोजन नली में, भोजन नली द्वारा शरीर से बाहर आना वमन कहलाता है। यस, वमन एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। क्या है, अनैच्छिक प्रक्रिया है। इसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, मेंडुला अम्ल, पश्च मस्तिष्क का मेंडुला ऑम्लोगेटा। और मेंडुला ऑम्लोगेटा के अंदर एक वॉमिटिंग सेंटर पाया जाता है, और वही वॉमिटिंग सेंटर इस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मेंडुला ऑम्लोगेटा में स्थित वॉमिटिंग सेंटर द्वारा होता है। ठीक है, इन चीज को आप है वो ध्यान रखोगे। ठीक है, ये है वॉमिटिंग या वमन। नेक्स्ट अपना रोग है वो है डायरिया। क्या है, डायरिया। तीसरा है डायरिया या डायरिया, आप लिख सकते हो डायरिया या डायरिया। डायरिया, डायरिया का मतलब है आंतरीय गतियां हैं वो, छोटी आंत और बड़ी आंत वाले जो गतियां हैं वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है, मल त्याग इसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, कम हो जाती है, अवशोषित हो नहीं पाता है भोजन। तो बिना अवशोषित हुआ भोजन शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देता है अवशोषित पदार्थों के रूप में, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायरिया कहलाता है। तो आप लिख सकते हो कि आंतरीय कोशिकाओं में अनियंत्रित
अनियंत्रित संकुचन के फलस्वरूप मल निर्माण व त्यागने में की तीव्रता डायरिया कहलाती है। ठीक है, और हमने कहा कि इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया में कमी हो जाती है। ठीक है, यह है डायरिया। छोटे छोटे है, छुटको अपने रोग है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट अपना है अपच या कब्ज बोलते हैं जिसको। कौन सा तीसरा है, चौथा है? कब्ज या अपच नहीं, कब्ज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कब्ज क्या होती है? कब्ज का मतलब है आंतरिक ग्रंथियां होती है, आंतरिक जो गतियां होती है वो अनियमित हो जाती है। अनियमित होने के कारण कम हो जाती है। आंतरिक गतियों के कम होने के कारण मलाशय के अंदर मल संग्रहित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। यस, खमन लिखिए। आंतरिक गतियों के या आंतरिक कर्मानुकुंचन गतियां, कर्मानुकुंचन कम होने से मलाशय की गति कम हो जाती है, जिससे मल मलाशय में ही संग्रहित होता रहता है। इस स्थिति को कब्ज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अपच। अपच का है भोजन का पाचन नहीं होना। भोजन का अच्छी तरीके से पाचन नहीं होना क्या कहलाता है? अपच होता है, कहलाता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण की अपन बात करें तो अत्यधिक भोजन, यानी भोजन अत्यधिक कर लेते हो, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग कर लेते हो, या अत्यधिक मसालेदार फूड खा लेते हो, अत्यधिक मसालेदार स्पाइसी भोजन कर लेते हो,
अत्यधिक मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड, एंजाइटी होने लगती है। इसके अलावा पाचक रसों की कम स्त्रवण होने की वजह से भी ये होता है। पाचक रसों के कम स्त्रवण से बहुत सारे रीजन से है वो ये अपच की स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? अपच स्थिति कहलाएगी। अब है अपन आगे जो इसमें पढ़ते हैं वो है हार्ट बर्न के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट बर्न क्या होता है? हार्ट बर्न का मतलब होता है अम्लीय काइन होता है वो आमाशय से कहाँ आ जाता है? भोजन नली में आ जाता है, जिससे सीने में तेज दर्द और जलन पैदा होती है, जिसको अपन कहते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? आमाशय से अत्यधिक अम्लीय भोजन का भोजन नली में आना क्या कहलाता है? हार्ट बर्न कहलाता है। इससे सीने में तेज जलन होती है। ठीक है, काफ़ी लंबी हो चुकी है क्लास, अपने कुछ रोग से और भी बच चुके हैं, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की अपन बात करें तो कुपोषण पीछे रह गया है। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट एक क्लास और होगी, उस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, क्वाशियरकर और मेरिस्मस के बारे में, दोनों रोगों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा विटामिन्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग, उनके बारे में अपन बात करेंगे। विटामिनों के बारे में, वसा विलय विटामिन और जल विलय विटामिनों के बारे में हम बात करेंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए अपन इस क्लास को कल प्रमोशन कर देते हैं। कल की क्लास के अंदर इसको है वो पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ए स्टडी पॉइंट साथ में बने रहिए। थैंक यू, आभार।